मैं इसका फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट था। 2016 में ये बनी थी और फ़रख अमीर साहब इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे। आजकल ये हमारी एसोसिएशन के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं। मेरे साथ राइट साइड पे मुसरत इजाज़ साहब बैठे हैं। ये फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के बानी चेयरमैन हैं। मज़ीद राइट पे आदिल नवाज भट्टी साहब तशरीफ़ रखते हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी एसोसिएशन के। लेफ़्ट पे चौधरी इसरार साहब बैठे हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। पीछे मेरे राजा बिलाल साहब हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। साथ इनके मीडिया सेक्रेटरी हैं और साथ फिनांस सेक्रेटरी हैं अली साहब और हैदर जैदी साहब। हाजी मकसूद साहब आगे आ जाएं प्लीज़। जी मैं बताता हूँ। हाजी मकसूद साहब तशरीफ़ लेकर आए। ये मेरे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। और राइट मोस्ट पे मेजर नदीम साहब बैठे हुए हैं। ये फाउंडर जॉइंट सेक्रेटरी थे हमारी एसोसिएशन के, उसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट रहे और आजकल ये हमारे अपोजिशन लीडर हैं। सो जो रैका की तमाम तंजीमी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं ये वाज़े कर दूं कि हम बिजनेसमैन हैं। हमारा किसी भी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। हुकूमतें आएंगी जाएंगी, हमारा जो कंसंट्रेशन है और पूरी तवज्जो है वो अपने बिजनेस की बेहतरी के लिए है। और हम खुद से एक पार्टी हैं और पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर कंसेंसस है। चेयरमैन साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये भी इंशाल्लाह उस पर बातचीत करेंगे। हम बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर जो है किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की अलामत है और ये बिल्कुल साबितशुदा हकीकत है कि रियल एस्टेट सेक्टर जिस मुल्क में चल रहा होता है और रेगुलेटेड होता है, वो मुल्क तरक्की करता है, रेवेन्यू कलेक्शन होती है और उसकी आवाम की खुशहाली वाज़े तौर पे नज़र आती है। चंद मिसालें जैसे यूएई है, दुबई है, मलेशिया है, टर्की है और यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे रियल एस्टेट को रेगुलेट किया गया, वहाँ पे सब पब्लिक उसका बेनिफिट उठाती है। मैं समझता हूँ कि जो बातचीत आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो सिर्फ रियल्टर्स की नहीं है। रियल्टर्स हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन 15 लाख रियल्टर्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मैं ज़ोर देता हूँ कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। लोगों को बिजनेस देना, कारोबार देना और नौकरी देना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो 15 लाख घराने कमोबेश इस बिज़नेस के साथ वाबस्ता हैं। लेकिन पाकिस्तान का हर शहरी 25 करोड़ आवाम मुतासर होती है अगर रियल एस्टेट के फैसले दुरुस्त ना किए जाएं। तो आज हम मुश्किलात का शिकार हैं। 2022 में कुछ पहले एक मिनी बजट आया, उसके बाद जो सालाना बजट आया उसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिसकी वजह से ये बिज़नेस तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। बड़ी वाज़ेह बात है, हमेशा होती है कि जी 50 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फॉर्मल बात है कि 50 हैं। इनफॉर्मली पाकिस्तान का हर बिज़नेस रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं 1 मिनट लूँगा और फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। कि आज से 4 दिन पहले, बड़ी दुखी दिल के साथ ये बात मैं बता रहा हूँ कि 4 दिन पहले मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया। पिछले 10 साल से मैं उसे जानता हूँ, वो रियल एस्टेट के बिज़नेस से था, उसका अपना ऑफिस था। उसने कहा सर मैंने 4 महीने पहले हालात से तंग आके अपना ऑफिस बंद कर दिया और मैंने जाके अपने गांव में एक होटल खोल लिया है, लेकिन सर बिजली का बिल इतना आया है कि अब मैं होटल भी नहीं चला सकता, तो मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मेरा निज़ाम चल पड़े। तो ये बड़ी दुख वाली सूरत हाल है कि इस वक्त जो कम्युनिटी है वो बड़े दबाव का शिकार है। इसी हवाले से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इसी पे बातचीत करेंगे। पहले मैं दावत देता हूँ मुसरत इजाज़ साहब को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहीं कोई नहीं, हम अच्छा थोड़ा सा कर लेते हैं, माइक्स को कर लेते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल है। जी आप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का बेपनाह शुक्रिया।
मैं जानता हूं कि आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी हो रही है कि आपके सर में दर्द हो चुका होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी मुख्तलिफ है जी, हम कोई जमात नहीं छोड़ रहे, अपना रोना रो रहे हैं, थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी आपके लिए। देखिए, गुजारिश ये है कि जैसा करन साहब ने कहा कि हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। जिस सियासी जमात के दौर में मुल्क की मईशत संभलेगी, एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी, कारोबार चलेगा, हमारे लिए मोहतरम और हम उसका झंडा लेकर चलेंगे। इसलिए कि मेरी माँ कहा करती थी कि पुत्र टिड्डे नहीं है, आदमी का मुकम्मल पेट नहीं भरेगा, इज्जत से हम कमाएंगे नहीं, कोई हुकूमत को जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकता। मेरी आपसे गुजारिश ये है, 2022-23 का जो बजट मौजूदा हुकूमत ने दिया, चूँकि बिल्कुल नए आए थे, अफरा तफरी थी, समझ ही नहीं थी क्या करना है, और हुकूमत आसमान से नाजिल हुई। नतीजे के तौर पर बजट में पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का बेड़ा गर्क कर दिया गया। और याद रखिए, बिजनेसमैन तबाह होता है तो आम आदमी की ज़िंदगी भी तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाती है। रियल एस्टेट पर 1 से 2% की बजाय 11% तक टैक्स आ गए। नतीजे के तौर पर जितने भी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट थी वो धड़ाम करके ज़मीन पर गिरी। एक मैं आपसे गुजारिश करूं, रियल एस्टेट के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि जो मुल्क में ज़र मुबादला आता है, जो आपके भाई, जो आपके बेटे, जो आपके रिश्तेदार बाहर काम करते हैं, एक वाहिद सेक्टर है रियल एस्टेट का जिसमें वो अपनी बचत को पाकिस्तान में भेजकर लगाते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं कि उनका ये पैसा महफूज होगा, और ना सिर्फ महफूज होगा बल्कि जब ज़रूरत के वक्त इसको बेचेंगे तो वो एक बेहतर काम होगा। आपका मेरा सबका ताल्लुक गांव से है। हम गांव के लोग बहुत ज़्यादा छल फरेब नहीं जानते सर, सीधा सीधी इन्वेस्टमेंट होती है। और गुजर खान, मीरपुर और इसके अलावा तक जिस इलाके के भी एक आम आदमी ने मेहनत मजदूरी से रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज से पहले वो बहुत फ़ख्र महसूस करता था। बेहतरीन फैसला है। लेकिन 11% टैक्स के बाद नतीजे में रियल एस्टेट से पैसा टोटल निकला। देखें, रियल एस्टेट से पैसा निकलने के बाद लोगों ने कुछ ना कुछ तो करना है उस पैसे का। वो पैसा कहाँ चला गया? शुगर माफिया बन गई, आटा माफिया बन गई, मेडिसिन माफिया बन गई, डॉलर माफिया बन गई, गोल्ड माफिया बन गई, ऑयल माफिया बन गई। और याद रखिए, जब माफिया बनता है ना जी, तो वो चीज़ों को मसनूई तौर पर इतनी तेज़ी से ऊपर लेकर जाता है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में सवाए तबाही और बर्बादी के और कुछ भी नहीं होता। ये हमारी बदकिस्मती है कि एक बेहतरीन शोबाए ज़िंदगी से पैसा निकलकर ऐसी जगहों पर चला गया जिसके मलबे के नीचे पाकिस्तान का हर शहरी आया, और नतीजे के तौर पर कीमतें, डॉलर की कीमत, सोने की कीमत, आटे की कीमत, चीनी की कीमत, कार्टेल ने कहां से कहां तक पहुंचा दी। बुनियादी रियल एस्टेट का बैठना और लोगों का इस तरफ को पैसा लेके जाना है। मैं आपसे गुजारिश करूं, बाहर से जो पैसा आता था उसका 75% रियल एस्टेट में लगता था। अब आज से 1 साल पहले जिस बंदे के पास 1 करोड़ रुपए के डॉलर थे, आज 2 करोड़ के हो गए हैं। और आज से 1 साल पहले जिसने रियल एस्टेट 1 करोड़ की खरीदी, आज 75 लाख की हो गई। कौन शख्स अपना ज़र मुबादला पाकिस्तान में 1.25 करोड़ के नुकसान के लिए भेजेगा? कोई शख्स भी। नतीजे के तौर पर ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क में ख़तरनाक हद तक कम हो चुके हैं, और हमारी बुनियाद बाहर से आने वाला पैसा था। जब तक रियल एस्टेट को आप एक तक़वियत नहीं देंगे, बिल्डर को तक़वियत नहीं देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाहर से ज़र मुबादला आए। हमारे घरों के, गाँव के अखराजात तो 25-50 हज़ार हैं, वो तो बमुश्किल इतने आते हैं कि उनके घर चलते हैं। अगर मुल्क की मईशत चलानी है तो उसकी बुनियाद हमारी रियल एस्टेट है। मैं आपसे गुजारिश करूं, यहाँ से अब पैसा निकल कर, क्योंकि हम डायरेक्ट रियल एस्टेट के काम में हैं, कम से कम मेरे जितने इन्वेस्टर हैं उन्होंने 1 साल में पैसा निकाल कर दुबई, रशियन स्टेट और मुख्तलिफ साउथ अफ्रीका वगैरह में ले गए। नतीजे के तौर पर यहाँ से अंधाधुंध डॉलर निकला। इस वक्त हमारा इन्वेस्टर मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है, इसलिए कि बाहर के मुल्कों में 1 से 1.5% के ऊपर रियल एस्टेट के ट्रांसफ़र के अखराजात आते हैं।
मैं आपसे गुजारिश करूं, सबसे बड़ी तबाही और बर्बादी रियल एस्टेट और आने वाले वक्त में इस मुल्क में आम आदमी की जो सबसे बड़ी बर्बादी होगी वो ये है कि बैंकों का सूद 22% पे चला गया है। अब आप बहुत जी शऊर लोग हैं, मुल्क का मईशत को जानते हैं, चीज़ों को जानते हैं। एक बात मुझे बताएं कि 10 करोड़ रुपए का मैं किसी पार्टी को घर दिलाता हूं, वो 2.5 लाख रुपए किराए पे लगता है, और वो दूसरा उसका भाई 10 करोड़ रुपया बैंक में सूद में देता है, तो उस बंदे को 18 लाख रुपया महीना मिलता है। कोई शख्स 10 करोड़ रुपया लगाकर 2.5 लाख का किराया लेगा या बैंक में 10 करोड़ रुपया रखकर 18 लाख रुपया सूद लेगा। एक बात याद रखिए, अमेरिका के 3 बैंक सिर्फ इसलिए बैंक करप्ट हो गए कि उन्होंने शराय सूद 3 से 5% की, और इस वक्त 130 बैंक उनके करप्शन की लाइन में हैं। याद रखिए, हुकूमत की मजबूरी है कि इनको कहीं से रोज़मर्रा अखराजात के पैसे नहीं मिल रहे, हमारे बैंकों से लोन ले रहे हैं, और बैंकों की प्रॉब्लम यह है कि पैसा उनके पास ख़त्म हो रहा है, लिहाजा लोगों को 20-22% सूद पे पैसा लोगों से ले रहे हैं। ये नतीजा क्या होगा मैं वाजे कर दूं, बैंक करप्शन की आपको मुल्क में पहली दफ़ा आवाज़ आएगी, और जब बैंक करप्ट होगा तो वो सूद वालों का पैसा तो बर्बाद होगा, मेरा आपका जो 50,000 लाख 1.5 लाख रुपया होगा वो भी गर्क हो जाएगा, क्योंकि जब बैंक करप्ट होते हैं तो वो ये नहीं देखते कि सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, इज्तिमाई तौर पर बैंक में रखा हुआ पैसा बर्बाद होता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है, हुकूमत के ऐवानों में बैठे हुए जो लोग हैं वो बहुत बेहतरीन सोच वाले लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। मैं अभी यहाँ आ रहा था तो मेरे घर के एक मुलाजिम ने कहा, सर कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। कहने लगा, सर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, एक हमारी आम से बंदे की बात कर लीजिएगा। मैंने कहा जी क्या? कहने लगे जी हुकूमत से कहिएगा हमें IMF का नहीं पता, वर्ल्ड बैंक का नहीं पता, हमें किसी और चीज़ का नहीं पता, मईशत का नहीं पता, हमें हुकूमतों के आने जाने का नहीं पता। लेकिन सर एक दुकान पर जाता हूँ, दूध लेता हूँ तो 230 का है, साथ वाली दुकान पर 250 का है, तीसरी दुकान पर 270 का है। सर हुकूमत इतना भी नहीं कर सकती कि इस मुल्क में बेचने वाली चीज़ों के निर्ख मुकर्रर करके उस पर सख्ती से अमल कराए। हम तो लुट गए, और अगर किसी दुकानदार के पास जाके कहते हैं वो 230 270, तो वो कहता है जाओ जिसको कहना है कह दो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ज़रूरत इस बात की है हुकूमत अपनी रेट को कायम करे, एक आम इंसान से लेकर रियल एस्टेट एजेंट तक अपने फ़राइज़ को समझे और मुल्क चलाने की बात करे, दोस्तियाँ पालने की नहीं। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। आदिल भट्टी साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे जी। बस पीछे खींच लो ना, पीछे खींच लो, आ जाओ, चले बस ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। थोड़ा सा मैं शॉर्ट ब्रीफ का रैका के बारे में दूंगा कि रैका जो है वो पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा हर बंदा जो है वो टैक्स पेयर है, हमारा हर बंदा जो है वो DHAC भी रजिस्टर्ड है, और तमाम हुकूमत के अदारों से एक्साइज एंड टैक्सेशन और जितने दीगर अदारे हैं हर जगह से हम रजिस्टर हैं। उसके अलावा जो है वो हमारा हर बंदा जो है वो वेरीफाइड है, वेरिफिकेशन हमारी हुई हुई है पुलिस से। हमारा अपना एक आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा रैका का, जिसके तहत हम काम करते हैं, 2022 में हमने पास किया है। तो रैका जो है वो बाकी जो रियल स्टेट्स की जो एसोसिएशन है उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है इसका बैकग्राउंड, तो इस वजह से हम इस्लामाबाद आए हैं आप लोगों को अपने मसाइल से आगाह करने। इसमें यह है कि जनरल परसेप्शन यहाँ पे ये आती है कि शायद हम लोग जो हैं वो टैक्स पे नहीं करना चाहते या हम टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री पाकिस्तान की बने और पाकिस्तान की इकॉनमी इसके ऊपर खड़ी हो। हम तो ये चाहते हैं, बजाय इसके कि लोग ये समझते हैं कि शायद हम टैक्स बचाने के लिए या टैक्स के हम मुखालिफ हैं। हम चाहते हैं कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं और टैक्स रेट को कम करें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप टैक्स नेट बढ़ाना चाहते हैं हम आपको तावन करेंगे। हम पहले भी तावन किया है, जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, निकल नहीं रहा था, तो हम लोग रियल एस्टेट कम्युनिटी आगे आई थी और हमने अपने आप को रजिस्टर करवाया था वॉलंटियरली। सबसे ज़्यादा हमारे सबसे पहले DHA से 500 लोग रजिस्टर्ड हुए थे DNFBP के तहत, और पाकिस्तान की जो है वो एक उठान हुई थी और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकला था, तो हमारा कुलीदी किरदार था उसमें।
तो ऐसा नहीं है कि हम खुदा ना खास्ता हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को रियल एस्टेट का ऐसे नुकसान पहुंचे। हम चाहते हैं कि हमारी रियल एस्टेट बाकायदा पूरे सिस्टम का हिस्सा बने। तो उसके लिए हमारे पास तजावीज़ हैं जो हमने जगह जगह दी हैं, हर जगह हम गए हैं, क्योंकि हमारा सेक्टर जो है रियल एस्टेट सेक्टर, ये बेसिकली हम चाह रहे हैं कि जो मुल्क के अंदर से जो जिस तरह अभी चेयरमैन साहब ने बात की कि ना सिर्फ कैपिटल जो है वो ड्रेन हो रहा है, बल्कि कैपिटल के साथ हमारा जो पहले ये था कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही थी, अब इन्वेस्टर सारे जो है ना हमारे इन्वेस्टमेंट समेत बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। ये पिछले 1 साल के दौरान ये ट्रेंड आया है कि लोग ना सिर्फ ये कि अपना सरमाया बल्कि खुद पूरी फैमिलीज लेके बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये क्यों हुआ है? इस वजह से कि चेक एंड बैलेंस को नहीं है, मुल्क के अंदर पाबंदियां लग रही हैं, सख्तियां आ रही हैं, IMF का पैकेज साइन को नहीं हो रहा, उस IMF की वजह से जो चलती इंडस्ट्रियां हैं उनको भी हमने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो हम ये नहीं चाहते कि टैक्स हम देना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम टैक्स दें, लेकिन अब हम हमारे साथ बैठें, कंसल्ट करें, हमारे पास पूरी तजावीज़ हैं। ठीक है, पूरी दुनिया ने अपनी इकॉनमीज जो हैं वो रियल एस्टेट पे शिफ्ट कर दी हैं। जैसा अभी गवर्नर साहब ने जिक्र किया, टर्की, UAE, इन्होंने सिंगापुर ने अपनी पहले दुनिया को दिखाई है रियल एस्टेट, इमारतें खड़ी की हैं, लोगों को बताया कि ये है क्या। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया। UAE की पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने चेंज कर दिया अपनी इकॉनमी का, रियल एस्टेट दिखाई है उन्होंने, बुर्ज खलीफा देखें, दुबई मरीना देखें, अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट हैं। सऊदी अरब में 500 अरब डॉलर का न्योम सिटी का प्रोजेक्ट तो हमें तो बहुत दूर की दुनिया लगेगी, लेकिन उन्होंने काम शुरू कर दिया। 200 अरब डॉलर से सिर्फ वो जद्दा का न्यू एक्सटेंशन न्यू सिटी के नाम से कर रहे हैं। ठीक है, 700 अरब डॉलर पिछले 1 साल के दौरान उन्होंने इंजेक्ट किया रियल एस्टेट के अंदर। हम लोग अभी तक रोने लेके बैठे हुए हैं कि जी हमारे मुल्क में जो है ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी बिल्कुल हम खत्म चाहते हैं कि उसका बाकायदा हमारे पास सामने तजावीज़ दी हैं। ठीक है, किस तरीके से उसको ब्लैक इकॉनमी को रोका जा सकता है। ठीक है, पूरी तजावीज़ हमने जमा करवाई है। नॉन फाइलर को जो है हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप नॉन फाइलर को आप बेनिफिट दें, हम चाहते हैं कि आप फाइलर को तो कम से कम बेनिफिट दें, जो बंदा आपका टैक्स पेयर है आप उसको तो बेनिफिट दें। हम ये नहीं चाहते, हम कभी भी नॉन फाइलर को यहाँ पे डिफेंड नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि टैक्स नेट बनाएं, फाइलर को एडवांटेज दें, फाइलर को उसमें आप फायदा दें। इस वक्त पाकिस्तान में जो लास्ट जो मरदमशुमारी हुई है 1.25 करोड़ घरों की इस वक्त पाकिस्तान में कमी है, और 2040 तक 2.5 करोड़ घरों की कमी होगी। इस वक्त पाकिस्तान में 18 से 22 साल की उम्र के 2.5 करोड़ नौजवान हैं। वो 18 से 22 साल के नौजवान जो है अगले 5 सालों में अपनी फैमिलीज नहीं बनानी, उन्होंने अपने घरों में शिफ्ट नहीं होना। जिस तरफ हुकूमत लेके जा रही है रियल एस्टेट को, कैसे मुमकिन होगा 5 मरले का घर इस वक्त 1 करोड़ से नीचे कोई बंदा मुझे बना के किसी अच्छी जगह पे दे दे? तो हम अपने लोगों को क्या चाहते हैं, वो खैमों में जाके बैठें? हम तो ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बाकायदा आप रेगुलेट करें, इसके लिए कवानीन बनाएं, हम लोगों से आप मुशावरत करें, हमारे पास पूरा एजेंडा मौजूद है, अभी हम शेयर भी करेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बने, हमें आप अपना समझें, हमें वैल्यू दें, हमें अकोमोडेट करें, हमें रिकॉग्नाइज करें। चेयरमैन साहब अभी बात करना भूल गए, इनका एक ख्वाब है, हम इनके साथ हैं फेडरेशन के साथ रियल्टर्स काउंसिल बनाने का, तो वो भी आपको ब्रीफ करेंगे कि उसके तहत रियल्टर काउंसिल आने से बहुत सारे मसाइल जो है वो हल होंगे। हमारी रियल्टर्स कम्युनिटी का साहब ने बताया 15 लाख, जबकि 50 लाख जो है वो डायरेक्ट लोग हमारे बिजनेस के साथ इन्वॉल्व में, और इसके साथ 2 करोड़ लोग जो हैं जो अनस्किल्ड वर्कर जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रियल एस्टेट के साथ इन्वॉल्व है। जो सबसे ज्यादा हमारी जो इंडस्ट्री है वो खपाती है नॉन स्किल्ड वर्कर को। तो इतना बड़ा जो आपका एक सर्कल है, जो ये रियल एस्टेट को समझा जाता है सिर्फ प्लॉट्स हैं, ये प्लॉट्स नहीं है, पूरा लाइफस्टाइल है, पूरा लाइफ सर्कल है ये रियल एस्टेट। आपकी हर चीज, आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री, पूरा नॉर्दर्न एरिया जो आपका खाली पड़ा हुआ है उसके अंदर अगर टूरिज्म लेकर आएंगे वो भी रियल एस्टेट है। हमारे बाईपासेस जो बन रहे हैं, रिंग रोड बन रही है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे वो भी सारी रियल एस्टेट है। अगर इसी तरीके से टैक्सेशन करेंगे तो कैसे ये सिस्टम चलेगा आगे? हम चाहते हैं कि चीजों को रेगुलाइज करें, हमसे मुशावरत करें, हमारे पास तजावीज मौजूद हैं, रैका इसके लिए कलीदी किरदार अदा कर रही है फेडरेशन के साथ मिलकर। किसी तरह के सवालात यहाँ पूछें, ये परसेप्शन दूर करें कि रियल एस्टेट कम्युनिटी टैक्सेस से भागती है। हम टैक्सेस से नहीं भागते, हम कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके दे, और हम इंशाल्लाह ताला साबित कर सकते हैं अगर हमारे साथ बैठें कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग जो इंडस्ट्री है हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री बन सकती है सिर्फ 2 साल के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बता दें कि एक सर मैं एक चीज बता दें, अभी आपने कहा कि टैक्स पे 11% है, तो आपने बजट प्रोपोजल क्या दिया है कि कितने % टैक्स होना? सर मैं उस पर आ रहा हूँ। बेसिकली एक प्रॉपर चार्टर ऑफ डिमांड है, ये तो जनरलाइज बातचीत है, आपको थोड़ा सा एजिटेट किया माइंड आपका इस तरह। मेजर नदीम सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस हम अगले 4 से 5 मिनट में इंशाल्लाह अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे और उसकी कॉपी भी देंगे आपको इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चार्टर और डिमांड हमारा जो है वो तमाम एक हमने चॉकआउट किया हुआ है मिलके, वो भी आपको पेश करेंगे और बड़ा कंसाइज और बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्लान है। तो बस थोड़ी सी एक दो बातचीत करेंगे, उसके बाद एक माशाल्लाह डिटेल में चेयरमैन साहब ने भी और हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बहुत डिटेल में बताया, क्योंकि मेरे लास्ट 2 से 3 साल में आई रिमेन्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑल्सो, और हमने फ्रंट एंड पे बहुत सारे काम किए। इस मामले में मैं ये कहूँगा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है मुल्क की, उसमें मैं कहूँगा कि जो नॉर्मलसी और नॉर्मल एक पीसफुल सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में क्रिएट हो रही है। डेफिनेटली गवर्नमेंट की भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है। वी अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं कि काइबोर भी जो है वो काफ़ी 22-23% चला गया है, और इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत हाई हो गए हैं, और लोग मैक्सिमम अपना पैसा जो है वो पार कर रहे हैं बैंक्स में। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक तो सबसे पहले ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये हमारा कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम हाइप क्रिएट करना चाहते हैं। ये आप समझे कि बजट से पहले एक CBMs हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जो हम एक गवर्नमेंट को एक जस्ट काइंड ऑफ एक वेकअप कॉल या आप कह लें गाइडलाइंस दे रहे हैं, ताकि आप हमें इस चीज़ में जो है वो स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करके तो हमें अपना थोड़ा सा बजट प्लान्स में हमें ऑन बोर्ड करें। सबसे बड़ी बात एक तो ये एलिमेंट है। सेकेंडली, पिछले 2-3 सालों में DNFBP के बारे में जो डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस जिसमें हमें इंक्लूड किया गया इन्होंने, उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम हुआ, और हम गवर्नमेंट्स ने काफ़ी एक लेवल पे कोशिश करके हम अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रे लिस्ट से निकले हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें 27 पॉइंट जो है हमने मीट किए थे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें ये बात ऐड करूँगा, मैक्सिमम बातें तो माशाल्लाह हो गई हैं, कि इसमें जब तक रियल्टर्स काउंसिल और जब तक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक कम्प्रीहेंसिव तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसका जो प्लान है, उस वक्त तक ये चीज़ें जो हैं फॉलोअप नहीं हो सकता। क्योंकि जो DHA इस्लामाबाद एंड पिंडी जो एसोसिएशन है, आई थिंक वी वर द पायनियर्स, जिसमें हमने मैक्सिमम लोगों को रजिस्टर करवाया DNFBPs में। तो मैं ये भी कहूँगा कि अपना जो हमारी कम्युनिटी है, उन लोगों को भी मैं इंसिस्ट करूँगा और उनको मोटिवेट करूँगा कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। DNFBP के रजिस्टर में यही है कि जो रजिस्टर्ड रियल्टर्स हैं जितने ऑन बोर्ड होंगे, जस्ट लाइक, क्योंकि इनका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट जो है अभी आपने जो है वो इन प्लेस कर दिया हुआ है। और जिस तरीके से फाइलर और नॉन फाइलर की पहले एक जंग थी कि लोग कहते थे कि फाइलर होने से क्या नुकसान होगा, तो ये आप लोगों को पता लग गया कि फाइलर की जो है वो कितने फ़ायदे हैं और कितनी जो रिपरकशंस और फॉलोआउट्स हैं नॉट टू बिकम नॉन फाइलर। तो काइंडली जो है इस चीज़ को मैं अपनी कम्युनिटी को कर देते हैं, कम्युनिटी को भी ये कहूँगा कि वो जो है वो इस चीज़ को लेके चलें, अभी मैक्सिमम रजिस्टर हों। और हमें माशाल्लाह जिस तरीके से DHA इस्लामाबाद ने अपने आप को फुली रजिस्टर करवाया है, हम लोग जो है माशाल्लाह इस चीज़ के पाइनियर्स हैं, इस चीज़ को फॉलो करें। तो ये कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर गवर्नमेंट को जो है वो इंटरेस्ट ले, और इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रीरा जो बनी है, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका बिल जो है पास हो चुका हुआ है, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट से 3-4 साल पहले का साइन हुआ हुआ है, और उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आई डोंट नो क्या एक प्रेशर्स हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि इन्वॉक किया जाए ताकि हम उसको जो है वो अपना और कॉन्फिडेंस हमारे रियल्टर्स में आ सके। थैंक यू वेरी मच। आपको कॉपीज़ में दूंगा जी, और मेरा ख्याल है हम बस वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ। मैंने चार्टर ऑफ डिमांड की कॉपीज़ आपको देनी है। फ़र्क अमीर साहब हैं हमारे चेयरमैन, इनसे ज़रा सुन लें, एक आधा मिनट लेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए फोकस करूंगा ओवरसीज़ जो हमारे सिटीजन्स हैं, उन्होंने हमारा सबसे बड़ा मसला जो है, सबसे पहले तो ये बताऊं कि हमारा इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला डॉलर की शॉर्टेज है। और डॉलर की शॉर्टेज क्यों है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करनी छोड़ दी हुई है। इसके लिए मेरे पास सजेशन ये है कि जो नई सोसाइटीज़ क्रिएट करते हैं डेवलपर्स, उनको चाहिए गवर्नमेंट उनको कहे कि आप अपने सोसाइटी में एक आध ब्लॉक जो है ओवरसीज़ के लिए स्पेसिफाई कर दें, ताकि वो अपने डॉलर्स जो हैं उसमें इन्वेस्ट करें। जैसे कि पहले वाली गवर्नमेंट ने रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए डॉलर्स पाकिस्तान में आए थे, उस तरह हम रियल एस्टेट को भी इस तरह बूस्ट मिलेगा, और पाकिस्तान के डॉलर फॉरेन अकाउंट्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे। तो मेरी ये सजेशन है गवर्नमेंट को कि जो ओवरसीज़ हमारे सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें रियल एस्टेट में। जब रियल एस्टेट में अट्रैक्ट करेंगे तो रियल एस्टेट भी डेवलप करेगी, और पाकिस्तान के जो फॉरेन अकाउंट्स हैं वो भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।
जी मोहतरम, अभी मैं चार्टर ऑफ डिमांड जो हमने तैयार किया है, बेसिकली ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट की शक्ल में ऑलरेडी हम FBR में मेंबर पॉलिसी के साथ डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर तारक पाशा साहब, जो पहले चेयरमैन FBR भी रहे हुए हैं, उनके साथ भी ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट शेयर भी किया और डिस्कस भी किया है। लेकिन चूँकि कुछ र्यूमर्स ऐसे हैं और वो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, हम उसके तोड़ के तौर पे आपके पास आए हैं कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ सोच रही है तो यकीनन उसकी नेगेटिव फॉल आउट ये होगा कि हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। हम बजट अनाउंस करने से पहले ये पैगाम हुकूमती अवानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमने जो डिमांड्स दी हैं वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है फॉर द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ये सिर्फ रियल स्टेट के ऊपर भला नहीं होगा, ये 25 करोड़ आवाम के साथ भला होगा। ये हुकूमत की रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक मुस्बत कदम होगा। और ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है, ये बड़ी क्रिस्प शेप में पॉइंट फॉर्म में मैंने तैयार किया है। ये मैं रीड आउट कर देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। जी, ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है, ये उसी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट से बेसिकली तैयार किया गया जो ऑलरेडी हमने एडवाइज़र को भी दिया हुआ है और FBR में भी दिया हुआ है। इसमें जो पहली चीज़ है जी, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि मुल्क में जो मजमूई सूरत हाल है वो कारोबार के लिए मुनासिब नज़र नहीं आती। तमाम कारोबार मुतासर हो रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है और हमारी रिकमेंडेशन है कि फौरी तौर पे ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो, आवाम में कॉन्फिडेंस वापस आए। हमें कोई गर्ज नहीं है किसकी हुकूमत होगी, इवन टेक्नोक्रेट्स की हो, किसी गवर्नमेंट किसी की भी हो, कोई ऐसा सेटअप अरेंजमेंट होनी चाहिए जिससे कारोबारी हालात जो हैं मुल्क के वो अच्छे हों ताकि सब लोग उससे बेनिफिट कर सकें। हमारा दूसरा पॉइंट जो है ये बेसिकली बहुत सारे मसाइल जो रियल स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं कि जो टैक्स का मौजूदा निज़ाम है जिसमें DC रेट्स और FBR रेट्स हर साल वर्कआउट किए जाते हैं, वैल्यूएशन टेबल्स बनते हैं, हम कुछ कहते हैं, गवर्नमेंट कुछ कहती है, वेयर एज कि एक्चुअल मार्केट जो है वो डिफरेंट होती है। और वो इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस हमारी तरफ से आती है उसकी वाहिद वजह यह है कि हुकूमत हर दफ़ा टैक्स रेट्स बढ़ा देती है। जैसे पिछले साल विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 1% से 2% कर दी गई थी, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि जी एक टैक्स का नया निज़ाम लेकर आएँ जिसमें विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 0.25% होनी चाहिए। और उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ है वो ये है कि हम जो एक्चुअल सेल डीड्स हैं वो डिपॉजिट करेंगे और एक्चुअल रेट के ऊपर रजिस्ट्री और इंतकाल होंगे, लेकिन टैक्स रेट जो है वो 0.25% होना चाहिए। क्योंकि जब ओवरऑल टैक्सेस वर्कआउट किए जाते हैं, ट्रांसफ़र का एक्सपेंस वर्कआउट किया जाता है, तो नॉन फाइलर्स के लिए ये 18% पे चला जाता है और फाइलर्स पे 8 से 10% चला जाता है। और ये वाली चीज़ जब हम आखिरी बात जो हमारी एडवाइज़र साहब से हुई तो उन्होंने सवाल पूछा कि आपका ट्रांसफ़र का एक्सपेंस कितना आता है, तो मैंने जब उन्हें एक्सप्लेन की कि हमारा नॉन फाइलर्स का ये है और फाइलर्स का ये है, तो ही वॉज शॉक्ड, ही डिड नॉट नो कि जी 8 से 10% फाइलर्स को चार्ज पड़ता है। अगर 2 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री हो रही है तो वो 16 लाख रुपए का तकरीबन उसके ट्रांसफ़र के एक्सपेंस आ जाते हैं जब सारी फीसें शामिल करते हैं। तो हमने ये कहा है जी कि 0.25% पे लेकर आएँ, ओरिजिनल डीड गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कमी नहीं होगी, इजाफा होगा और कारोबार में भी तरक्की होगी और लोग भी खुशहाल होंगे। और ये जो हम रोना रोते हैं कि जी ब्लैक इकॉनमी रन करती है, वो इंशाल्लाह नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये फौरी तौर पे मुमकिन ना हो तो उस सूरत में हमारी सजेशन ये है कि पिछले साल के जो टैक्स रेट्स थे, जैसे विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 1% थी, तो इसको वापस 1% पे लेके जाएं। इस वक्त 2% सेलर के लिए और 2% परचेजर के लिए है, और नॉन फाइलर के लिए जो परचेजर है 7% है और सेलर के लिए 4% है। इनको पिछले साल की शरह पे लेके जाएं। और फिर इसके साथ जुड़ी हुई बात यह है कि जो DC रेट्स और FBR रेट्स पिछले साल जो राइज हैं इस वक्त तक, उनमें छेड़छाड़ ना की जाए, उनको पुरानी शरह पे रखा जाए। फिर एक और चीज़ जो कि गेन टैक्स की जो वॉलंटियर डिक्लेरेशन है इनकम टैक्स रिटर्न में, जो हम डिक्लेयर करते हैं कि हमने प्रॉपर्टी बेची और उसमें इतना गेन हमें हुआ, उस पर जो शरह है वो 10% है
उससे पहले ये स्लाइडिंग स्केल पे 10 से 7.5 पे जाती थी, फिर 5% पे जाती थी और फिर ख़त्म हो जाती थी चौथे साल में जाके। पिछले साल ये कर दिया गया कि लाइफ टाइम कर दिया गया, और इवन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जब सेल करेंगे, कभी की भी खरीदी हुई चीज़ जब भी बेचेंगे तो वो आपने उस पर गेन टैक्स पे करना है। उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और इसको पिछले साल वाली शरह पे लेके जाना चाहिए 10%, और 4 साल में बतदरीज ख़त्म हो जाए। इसी तरह से हम ये चाहते हैं, जैसे अभी मेजर नदीम साहब ने फरमाया कि जी रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, तो उस रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो पहला पर्पज़ हम सजेस्ट करते हैं वो ये है कि रियल्टर्स की रजिस्ट्रेशन की जाए। जब हम कहते हैं 15 लाख रियल्टर्स हैं तो इसमें से शायद 20-25%, 30% रजिस्टर्ड हैं, कुछ नॉन रेगुलेटेड हैं, तो अगर आप कोई अथॉरिटी बना लेंगे तो वो रेगुलेट हो जाएंगी। इसी तरह से एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है वो अपना रोल प्ले करे लाइसेंसिंग के लिए, यकीनन गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। DNFBP का अदारा बेसिकली बना था ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए फैटफ के, और हम उसमें पायनियर थे। 3-4 शोबे थे जिसमें रियल्टर्स का शोबा था और गोल्ड सेलर्स थे, और इसके अलावा वकला थे और कुछ और थे। हम सबसे पहले उसमें पायनियर थे कि हमने रजिस्टर किया वॉलंटरीली, लेकिन अब हमें उसमें से थ्रेट्स फील होने शुरू हो गए कि वो हमें नोटिस आते हैं, वेयर एज के लोग एजुकेटेड नहीं हैं। तो DNFBP को बेसिकली ये जो हरासा करने का प्रोसेस है इसको रोकने की ज़रूरत है। फिर हमारा जो कमीशन है ये 1% अभी है राइज है, और 15 दिन का रेंट है, रेंटल डील्स में 15 दिन के रेंट के बराबर है। तो हमारी ये सजेशन है कि जब हम रेगुलेट हो रहे हैं और हम नेटवर्क में आ रहे हैं, तो हमारा जो रेगुलेटेड रजिस्टर्ड डीलर्स होंगे उनका जो कमीशन है वो 2% होना चाहिए फॉर द सेल परचेज, एंड 30 डेज रेंट रेंट की जो डील्स हैं उसमें इक्वलेंट टू 30 डेज रेंट जो है वो सर्विस चार्जेस होने चाहिए। रियल्टर्स काउंसिल के क़याम की बात करते हैं हम। रेरा की जो बात है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, 2020 से ये कानून बना हुआ है और ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक बना हुआ है और वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसमें क्या वजूहत हैं यकीनन गवर्नमेंट बता सकती है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान भर में एक रियल्टर्स काउंसिल का क़याम मंजूर किया जाए जिसको एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्तेमाल किया जाए, और ये जब बनाई जाए तो इसमें रियल्टर्स से इनपुट लेके इन्हीं लोगों के थ्रू उसे चलाया जाए ताकि जो तकालीफ हैं रियल्टर्स की और रियल एस्टेट बिजनेस में जो खामियां हैं उनको दूर किया जा सके। इसी तरह से दुनिया के बहुत सारे ममालिक में रियल एस्टेट का जो शोबा है इसकी डिग्री कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ में डिप्लोमास किए जाते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। तो हमारी सजेशन है कि पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज का इजरा किया जाए ताकि पढ़े